अब हम बात करेंगे टेम्पलेट्स में एडवांस और रेयर टैग्स के बारे में। टेम्पलेट में ये मेरा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चरों में आपको सब कुछ सिखा दिया टेम्पलेट के बारे में। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट के अंदर एचटीएमएल कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। कुछ एडवांस और रेयर टॉपिक और बचे थे, वो मैं आज और कंप्लीट कर दूंगा। तो इसके बाद आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी टेम्पलेट को जेंगो में आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जितने भी टेक्स्ट हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि ये टेक्स्ट सर मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दें, मैं उसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम अपना पढ़ते हैं। रीग्रुप करके एक टैग होता है जो ग्रुप लिस्टिंग के काम आता है। ग्रुप लिस्टिंग के मतलब ग्रुप को लिस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट। रीग्रुप को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, रीग्रुप एक टैग है जो यूज करता है आपकी लिस्ट को, लिस्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट को पकड़ लेता है और आपके उसके हिसाब से आपकी लिस्ट को मॉडिफाई करता है। मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा तो आपको रीग्रुप अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मीनवाइल मैंने आज का प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, माई प्रोजेक्ट 9 करके। इस प्रोजेक्ट में मैंने एक ब्लॉग करके एक अपनी एप्लीकेशन भी क्रिएट कर ली है। ये मेरा माई प्रोजेक्ट 9 है, ये मेरी ब्लॉग एप्लीकेशन है। इसके अंदर मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है, रूट लेवल पे टेम्पलेट है जिसमें मैंने base.html कर लिए। इसमें एक टाइटल है जिसमें मैंने माई साइट लिखा हुआ है, ये डायनेमिक टाइटल है। आप चाहोगे तो इसको चेंज कर सकते हो अपनी ऐप में जाके। इसी हिसाब से मैंने कंटेंट भी लिखे हुए हैं, ये भी डायनेमिक लिखा हुआ है। रूट बेस टेम्पलेट के लिए मैंने h1 में माई साइट लिखा रखा है और रूट टाइटल मैंने माई साइट लिख रखा है। तो टाइटल माई टाइटल लिख लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। और इसी हिसाब से मैंने एक टाइटल ब्लॉग के अंदर भी बना रखा है, blog.html। इसमें मैंने टाइटल चेंज करके ब्लॉग पेज रखा है और h1 को ब्लॉग यूएस रख रखा है। इसमें मैंने h1 को माई साइट रखा हुआ था। ठीक है, 2 टेम्पलेट बना रखे हैं, एक बेस के लिए और एक अपनी एप्लीकेशन के लिए। और सारा कुछ जो कनेक्ट सेटिंग होती है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था, सारी कनेक्टिविटी सेटिंग मैंने ऑलरेडी परफॉर्म कर रखी है। अब जाके आप देखोगे ब्लॉग के अंदर जाओगे, यूआरएल्स में जाओगे तो इसके 2 पाथ बना रखे हैं, होम और एक ब्लॉग। तो मैं पहले होम में दिखा देता हूँ। होम में जैसे क्लिक करोगे तो माई साइट दिखेगा और आप ब्लॉग करोगे तो ब्लॉगर्स दिखेगा। ब्लॉगर्स दिखेगा आपको इसमें से, टेम्पलेट में से ब्लॉगर्स। और इसमें देखोगे इस टेम्पलेट में तो यहाँ पे माई साइट लिखा हुआ है। तो दोनों HTML परफेक्टली फाइन चल रही है, मेरी एप्लीकेशन एकदम बढ़िया चल रही है। अब क्या करते हैं, हम अपना फर्स्ट पे आते हैं, रीग्रुप। रीग्रुप के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जाता हूँ व्यू के अंदर। व्यू के अंदर मैं होम को छेड़ूंगा नहीं, मेरा होम पेज है, नॉर्मल है ये। मैं अपने ब्लॉग पेज को यहाँ से थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक लिखता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्टूडेंट्स अंडरस्कोर लिस्ट, लिस्ट करके इज इक्वल टू अपना ये लिस्ट में। इसके अंदर पहला बनाता हूँ मैं नेम, स्टूडेंट का नेम। नेम क्या चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, मोहित। और मुझे चाहिए क्लास, कि स्टूडेंट की क्लास क्या है। तो सिंपल क्लास को मैं स्ट्रिंग में रख लेता हूँ, तो ये स्ट्रिंग वाली क्लास बन जाएगी। क्लास को मैं इसको ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 10th लिख देता हूँ। ऐसे ही मैं 3 क्लास बना लेता हूँ, एक मोहित, एक रोहित, एक सोहित करके, 8th 9th, और इस तरह से मैं बना लेता हूँ। अब क्या करता हूँ, इसमें थर्ड पैरामीटर में स्टूडेंट्स करके स्टूडेंट लिस्ट लिख देते हैं। सिंपल, मैंने स्टूडेंट लिखा और स्टूडेंट को यहाँ से मैं पास करा रहा हूँ अपने ब्लॉग HTML में। देखो रेंडर कर रहा हूँ blog.html में। तो अपना blog.html में जाते हैं, टेम्पलेट के अंदर गए, blog.html में देखो अभी यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखो रीग्रुप। रीग्रुप लिखोगे तो इस तरीके की एक लिस्ट बन के आ जाएगी। तो आपको ये दिखना है कि रीग्रुप किसके लिए बना रहे हैं, तो यहाँ से एक स्टूडेंट को आप कॉपी कर लो। रीग्रुप कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट बाय क्लास। सिंपल लिखोगे क्लास। क्लास इसलिए क्योंकि एट्रीब्यूट हम क्लास यूज कर रहे हैं। और एट, इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ग्रुप्ड स्टूडेंट लिख देता हूँ। ग्रुप्ड, यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ग्रुप्ड स्टूडेंट जो है, जो भी इसका आउटपुट आएगा मैं ग्रुप्ड स्टूडेंट में सबमिट करूंगा। ठीक है, अब इसमें अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के बाद एंटर करके अपना एक करली ब्रैकेट ले लेते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर अपनी नॉर्मल, यहाँ से करली ब्रैकेट बंद करो और यहाँ पे लिखो परसेंटेज। परसेंटेज के बाद आपको इसमें फोर लूप लगाना है। फोर लूप, फोर लूप ऑलरेडी आपको बता रखा है मैंने, फोर करेंगे। और लगेगा किस पे, फोर लगेगा जिससे ग्रुप करके एक वेरिएबल बना लिया, फोर ग्रुप। और ग्रुप इन, अब जो भी हमारा आउटपुट आया था ग्रुप टू स्टूडेंट, इस पे हमारा फोर लूप लग जाएगा। फोर लूप लगने के बाद एक इसमें एल बनेगी। एल में सिंपल देखो एल लिख दिया मैंने। इस यही ले लेते हैं जो हमारा मिल गया है। एल में बता देता हूँ, देखो एल के अंदर मैं एक एल के अंदर एक क्लास भी लिख देता हूँ, क्लास भी डिफाइन हो जाएगा।
ग्रुप डॉट ग्रुपर से क्लास मिल जाएगी, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक फॉर लूप और है ग्रुप डॉट लिस्ट जो है ये आपके अकॉर्डिंग है, ये नाम आप जो भी रखेंगे, जो ग्रुप है इसका जो आउटपुट आएगा उसकी लिस्ट पे लगा रहे हैं हम, उसमें स्टूडेंट नेम निकाल रहे हैं यहाँ से। जैसे कि मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, कोड रिफ्रेश करूंगा तो देखो क्लास 10 मोहित, क्लास 9 रोहित, इस तरीके से आपको एक लिस्ट बन जाएगी। पहले इसने ग्रुप ने चेंज करा, ग्रुप के हिसाब से फिर ये फॉर लूप में चला, फिर उसके अंदर एक और फॉर लूप चला, ये फॉर लूप आपके लिए लेके आया नेम, ये फॉर लूप आपके लिए लेके आया जो भी आपकी क्लासेस थी बेस्ड ऑन क्लासेस, मैं आप बेस्ड ऑन क्लासेस ही ग्रुप में ग्रुपर लगा रहा था, तो ग्रुप डॉट ग्रुपर का मतलब ही ये है कि वो क्लास उठा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से आप एडवांस टॉपिक को भी कवर कर सकते हो। आई होप आपको थोड़ा सा कम समझ आ रहा होगा, थोड़े से रेयर टॉपिक भी हैं, ये काफ़ी कम यूज़ होते हैं। जनरली मैं आपको बताना चाहता था कि जो एडवांस और रेयर ग्रुप हैं वो किस तरीके से यूज़ होते हैं। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, ये होता है विड्थ रेशियो। ये सिंपल परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए काम आता है, जैसे कि ये समझ लो ये मैथ का हेल्पर टैग है एक तरीके से आपके लिए। इसमें क्या करता हूँ मैं, इसके नीचे ही लिख देता हूँ, इसके नीचे पी टैग लिखता हूँ, पी टैग के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस करके प्रोग्रेस लगा के मैं लिखूंगा विड्थ रेशियो। तो विड्थ रेशियो में देखो इस तरीके का एक फॉर्मेट आ जाता है, ये दिस वैल्यू होती है, ये मैक्स वैल्यू होती है, ये मैक्स विड्थ होती है, इस तरीके से मान लो। या फिर और सिंपल तरीके से बताऊं तो इसको इस तरीके से समझो, इसमें एक वैल्यू होती है 50, दूसरी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 100, तीसरी वैल्यू फिर 100 और फिर परसेंटेज। ठीक है, ये एक वैल्यू है। अब इसमें समझो कि पहली जो वैल्यू है वो फर्स्ट नंबर है, सेकंड जो है वो सेकंड नंबर है, ये थर्ड है थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर होता है 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, इस तरीके से काम आता है। तो ये हो जाता है 50%। जैसे कि मैं इसको आपको चला के दिखाऊंगा, पी टैग यहाँ लिख देते हैं, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 50% आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल एक परसेंटेज और लगा देता हूँ, सिंपल परसेंटेज, और अब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो 50% आ गया। तो इसका मतलब ये है फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। इस हिसाब से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं इससे इजीली। जो तीसरा हमारा एडवांस टॉपिक है वो है स्पेसलेस। स्पेसलेस का मतलब ये होता है, ये रिमूव करता है एक्स्ट्रा वाइट स्पेस, या फिर लाइन ब्रेक रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ तो आप समझ जाएंगे। नॉर्मल इसकी जगह अपना ये लिखते हैं स्पेसलेस। स्पेसलेस करने के बाद इस तरीके से एंड हो जाता है, इस तरह से एंट्री हो जाती है। इसके अंदर आप जैसे जो भी चीज़ लिखोगे, फॉर एग्जांपल आप डिव लिख लेते हो, डिव के अंदर स्पेन, स्पेन पे दिस इज ए स्पेन, और स्पेसलेस एग्जांपल, इस तरह से डिव बंद कर देते हो। देखो मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया, यहाँ भी स्पेस दिया, यहाँ भी स्पेस और यहाँ भी स्पेस। अब देखना, मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो एक ही लाइन में ये आ जाएगा, क्योंकि दो स्पेन जो थे डिफरेंट डिफरेंट स्पेन थे वो उसने यूज़ नहीं करे और एक ही लाइन में आ गया, जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस था वो इसने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप स्पेसलेस को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं फिल्टर। फिल्टर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखो फिल्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है ब्लॉक फिल्टर, एक इनलाइन फिल्टर। इनलाइन फिल्टर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ब्लॉक फिल्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, या फिर ऐसा करूंगा कि ब्लॉक भी बता दूंगा, इनलाइन बता दूंगा, तो आप इसमें कंपेयर करना भी सीख जाओगे दोनों फिल्टर में क्या अंतर है। फिल्टर, सीधा फिल्टर लिखेंगे, फिल्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं अपर, अपर प्रॉपर्टी। अब फिल्टर के बीच में लिखता हूं मैं कुछ भी, वो अपर केस में आ जाएगा, दिस टेक्स्ट इज कन्वर्ट टू अपर केस। नॉर्मल लिखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये अपर केस में आ गया। तो ये वाला जो फिल्टर है जिसको मैंने फिल्टर का नाम से यूज करा है, तो इसको बोलेंगे ब्लॉक फिल्टर। और एक और जो होता है वो होता है इनलाइन फिल्टर। इनलाइन फिल्टर को मैं आपको इससे समझाता हूँ, कंबाइन करेंगे फिल्टर प्लस टैग्स। ये फिल्टर के अंदर टैग कैसे कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं इनलाइन फिल्टर। नॉर्मल आप इतना लिख लो, और एक लिख लो परसेंटेज के अंदर आप फोर लूप लगाओ। फोर किस पे लगाना है, फोर लूप स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट यहाँ से आपने यहाँ पे पेस्ट किया, स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स, तो फोर लूप में लगाऊंगा स्टूडेंट पे, और स्टूडेंट हमारी जो लिस्ट है इस पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं एक पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग। पी टैग के अंदर नॉर्मल लिख लेते हैं इस तरह से, मानो डबल कर्ली ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से स्टूडेंट कॉपी करता हूँ, स्टूडेंट डॉट नेम, सिंपल लिख लिया नेम, और यहाँ से इसको इतना लिख दिया स्टूडेंट डॉट नेम। और इसमें और भी लिख लेते हैं इन क्लास स्टूडेंट क्लास, और यहाँ से अपना एंड फोर लिख लेते हैं। ठीक है, फोर लूप इतना लिख लिया हमने। आप कहेंगे आप इसमें फिल्टर कहाँ यूज़ करा,
तो फिल्टर देखो ये है इनलाइन फिल्टर, ये वाला पाइप का सिंबल लिखो और लोअर लिख दो, तो सारा कुछ लोअर केस में आ जाएगा। और क्लास के बाद आपको कुछ ऐड करना है, तो जैसे पाइप कर दो, तो यहाँ पे ऐड, और ऐड के बाद यहाँ पे लिख सकते हो आप 1, तो इस तरह से आपका ऐड भी हो जाएगा 1। चलो चला के देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो 1 ऐड हो गया, हर किसी के बाद 1 ऐड हो गया यहाँ पे, और सारा कुछ लोअर केस में हो गया। तो इस तरीके से हम इस तरीके से फिल्टर को यूज़ भी कर सकते हैं। आप इधर +1 लिखोगे तो +1 भी दिखाई देगा इस तरीके से। स्ट्रिंग में लिखा है तो इसलिए स्ट्रिंग में ही इस तरह से ऐड हो जाएगा +1। एक क्वेश्चन और जो मेरे को कमेंट में ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं, जनरली वो लोग पूछ रहे हैं जिनको जेंगो थोड़ी बहुत आती होगी, तो वो पूछ रहे हैं अगर हम CSS जो हमारी स्टैटिक क्लास है, ये जो CSS स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक के अंदर style.css, क्या इसको डायनेमिकली यूज़ कर सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, आप आराम से कर सकते हो। वो कैसे? आप अपना पहले नॉर्मल टेम्पलेट वाले HTML पे जाओ, यहाँ पे लिखो लिंक पे, इस तरह से लिंक कर दो अपनी CSS को, styles.css करके लिंक करिए, नहीं आपका कोड है style.css। अब जैसे आप चला के दिखाओगे, होम पेज को चलाओगे, होम पेज को, तो देखो माई साइट आपकी ब्लू कलर में आ गई, क्योंकि CSS में मैंने H1 पे ब्लू लिख रखा है। तो ये तो होगी हमारी नॉर्मल CSS। अगर इसी को डायनेमिक बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? इसी तरह से मानो, देखो ब्लॉक कॉपी कर लो, ये ब्लॉक कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पे लिख दो इसका कोई नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं कोर CSS लिख देता हूँ, और इस तरीके से ये एंड वाला कॉपी करो और इस CSS के बाद यहाँ पे पेस्ट मार दो। तो इस तरह से क्या हो गया, आपने इसको ऐसे डायनेमिक बना लिया। अब इसको आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल आपको block.html में यूज़ करना है, तो टेम्पलेट के नीचे आ जाओ, टाइटल के नीचे इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हो इसको। इस तरीके से आप पेस्ट कर दो, थोड़ा फॉर्मेटिंग ठीक कर दो, क्योंकि जैसी फॉर्मेटिंग चाहिए थी इस तरह से आप पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे CSS जो है स्टैटिक, ये ऐप की CSS है, इसका नाम है style.css, इसमें कलर है रेड, ठीक है। तो style.css डायरेक्ट है, CSS फोल्डर के अंदर नहीं है, तो यहाँ से मैं हटाता हूँ, यहाँ से कलर रेड है हमारा। और एक चीज़ और, ये लिखना नहीं बोलना, लोड स्टैटिक फाइल जब भी लोड होगी जब आप लोड स्टैटिक लिखोगे। तो इस तरह से सेव कर दो, और इस तरह से यहाँ से बंद करते हैं और अपना चेक करते हैं कि हमारा फोल्डर देखो ठीक चल रहा है। देखो इसमें ब्लू कलर आ गया, अगर मैं ब्लॉग में जाता तो हमारा देखो यहाँ पर रेड कलर आ गया, जबकि दोनों में जो CSS यूज़ करी है मैंने, माई ब्लॉग के अंदर स्टैटिक में अंदर जो मैंने CSS यूज़ करी है तो H1 में ही करी है, और ब्लॉग के अंदर जो स्टैटिक के अंदर जो करी है वो भी H1 में करी है। दोनों H1 एक अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, एप्लीकेशन के लिए अलग बिहेव कर रहा है और प्रोजेक्ट के लिए अलग बिहेव कर रहा है। इस तरीके से आप डायनेमिक CSS भी बना सकते हैं। आई होप आपको टेम्पलेट के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। टेम्पलेट में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, जितना भी टेम्पलेट में सब कुछ होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी चीज़ आती रहेंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेम्पलेट के अंदर अपना बूटस्ट्रैप हो गया या फिर टेलविंड CSS हो गई, जितने भी फ्रेमवर्क हो गया, जो लाइब्रेरी हो गई CSS की, उनको अपना इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। कैसे हम अपने टेम्पलेट के अंदर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।